नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन्हें थैंक यू करना चाहता हूं। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय कौल और जस्टिस एम.आर. शाह ने आज कोरोना के मरीजों का दर्द महसूस किया, मरीजों के प्रति हमारी संवेदनाओं को समझा और शेयर किया। आज जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, उन्होंने इंडिया टीवी पर जब दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल के वीडियो देखे तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ। आज की बात में दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल के वार्ड्स का जो वीडियो मैंने आपको दिखाया था, जो डराने वाली, चौंकाने वाली तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, उसे देखकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी पता चला कि हॉस्पिटल में मरीजों की हालत पैथेटिक है। इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक होता है। जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने इंडिया टीवी पर एलएनजेपी हॉस्पिटल में बेसुध, बेहोश पड़े मरीजों को देखा तो उन्हें भी लगा कि हालत डिप्लोरेबल है, दयनीय है। ये मैं उन्हीं के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया उसकी पहली लाइन में ही इंडिया टीवी का जिक्र है, इंडिया टीवी पर दिखाए गए वीडियो का जिक्र है। वो वीडियोज जो मैंने आपको आज की बात में दिखाए थे, वो वीडियोज जहां पर मरीज और लाशें एक साथ थी। जस्टिस भूषण, जस्टिस कौल और जस्टिस शाह ने अपने ऑर्डर में इस बात का जिक्र किया कैसे हॉस्पिटल में लाशें और मरीज एक साथ पड़े हैं। उन्होंने यह भी देखा कि मरीजों को अटेंड करने वाला कोई नहीं है, रोते कराते मरीजों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आज की बात में बुधवार को दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल के वार्ड्स की तस्वीरें देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस को काफी तकलीफ हुई और सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि मरीजों के लिए न तो ऑक्सीजन का इंतजाम था, न सलाइन ड्रिप्स का, और फिर जो लोग मर गए उनके साथ जानवर जैसा सलूक किया जाता है। आज की बात में जो वीडियो मैंने आपको दिखाए उनमें एलएनजेपी हॉस्पिटल के वार्ड्स में लॉबी में पड़ी लाशों के वीडियोस को देखकर देश की सबसे बड़ी अदालत के जजों ने आज ऑर्डर दिया और कहा कि मरने वाले मरीजों के परिवारों को उनकी मौत की खबर भी कई कई दिन तक नहीं दी जाती। ये इंसानियत नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़कर, जजेस के कमेंट देखकर थोड़ा सुकून मिला। ये उम्मीद जगी शायद अब हॉस्पिटल मरीजों की जान बच जाए, शायद अब उनकी देखभाल बेहतर तरीके से हो जाए, शायद अब उन्हें लाशों के बीच न रहना पड़े। उन्हें लगे कोई तो सुन रहा है, कोई तो जाग रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों के साथ कैसे दुर्व्यवहार हो रहा है, इसको कोई तो देख रहा है। मरीजों की लाशों को कैसे फेंका जा रहा है, इसके दर्द को कोई और भी महसूस कर रहा है। वीडियोज में यह देखने के बाद किसी सबूत की जरूरत तो नहीं थी, किसी जवाब की जरूरत नहीं थी। वीडियो हॉस्पिटल के अंदर के हालात को, वहां की असलियत को, सच्चाई को उजागर करने के लिए काफी थे। आज की बात में यह बड़े साफ साफ तरीके से दिखाया गया, बताया गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी पिटीशन का, किसी याचिका का इंतजार नहीं किया। जजेस ने आज की बात की रिपोर्ट देखने के बाद इंडिया टीवी पर दिखाए गए वीडियोस के आधार पर खुद ही सो मोटो एक्शन लिया और दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और कई एजेंसियों को जवाब देने के लिए कहा। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने बार बार कहा कि 10 जून को रात 9 बजे इंडिया टीवी पर आज की बात में जो वीडियोस दिखाए गए, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो हालत दिखाई गई, दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में जिस तरह से लाशें इधर उधर पड़ी थी, उसे देखने के बाद किसी का भी सरकारी सिस्टम से भरोसा तो उठ जाएगा। अदालत ने कहा, यह देखकर दुख होता है कि सरकारी अस्पताल में इंसानों के साथ जानवरों से भी ज्यादा बदतर सलूक हो रहा है। इंसानों की लाशों को कूड़े की तरह फेंका गया है। वार्ड्स में बेड पर लाशें हैं, बेड्स के नीचे लाशें हैं, लॉबी में लाशें, उन लाशों के बीच कुछ जिंदा मरीज। कोई इस माहौल में कैसे जिंदा रह सकता है? किसी मरीज के इस तरह के हालात को कोई ठीक हो जाएगा ऐसे हालत में, उसकी उम्मीद भी कोई कैसे कर सकता है? आज जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय कौल और जस्टिस एम.आर. शाह के बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। हालांकि सुनवाई के दौरान जब इंडिया टीवी पर दिखाए गए वीडियोस के बारे में अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा तो उन्होंने कहा कि तस्वीरें भयावह थी, हिलाने वाली थी, शॉकिंग थी। कोर्ट ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? सरकारी हॉस्पिटल में इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है?
वीडियो में साफ दिख रहा है कि मरीज मर रहे हैं, करा रहे हैं, लेकिन उनके पास मदद करने वाला कोई नहीं है, उन्हें देखने वाला, उनकी केयर करने वाला कोई नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। कोरोना के मरीजों को जानवरों से भी खराब तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। डेड बॉडीज इधर उधर बिखरी हुई हैं। इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है? जस्टिस शाह ने कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें बढ़ रही हैं। मरीजों को बेड्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, अटेंडेंट चाहिए, लेकिन कुछ है नहीं। यह सरकार के सिस्टम की बुरी नाकामी है, फेलियर है, और इससे ज्यादा खराब कुछ हो नहीं सकता। जस्टिस संजय कौल ने कहा कि भगवान के लिए हॉस्पिटल में मरीजों की खराब हालत को देखिए तो सही। डेड बॉडीज वार्ड में कैसे पड़ी हैं। अदालत को जिंदा मरीजों की भी चिंता है, लेकिन जब हॉस्पिटल में लाशों का यह हाल है तो लाशों के बीच बैठे मरीजों का क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जस्टिस कौल ने कहा कि जिस तरह की तस्वीरें इंडिया टीवी पर दिखाई गई, जो हकीकत सामने रखी गई, उसे देखने के बाद इस बात में कोई शक नहीं है कि दिल्ली में हालात खराब होते जा रहे हैं। दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल की हालत पैथेटिक है, हॉरिबल, डरावनी है। आज सुप्रीम कोर्ट में ये सारे शब्द इस्तेमाल किए गए। जज परेशान थे, चिंतित थे, उनकी संवेदना जागी थी। दिल्ली के हालात को लेकर उनकी चिंता उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस शाह ने कहा कि अगर सरकारी अस्पताल में डेड बॉडीज को इस तरह से ट्रीट किया जाएगा, अगर लाशों को इस तरह से फेंका गया है, तो इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है? इससे ज्यादा खराब और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा बुरे हालात की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा व्यवहार तो जानवरों के साथ भी नहीं होता जैसा इंसानों के साथ हो रहा है। अब मैं आपको कोर्ट के ऑर्डर्स की कुछ डिटेल्स बताता हूं, जो रिटन ऑर्डर में जो उन्होंने लिखा। जस्टिस भूषण, जस्टिस कौल और जस्टिस शाह ने अपने आदेश में लिखा कि इंडिया टीवी ने 10 जून को अस्पताल के कुछ वीडियो दिखाए थे। इन वीडियो में कोरोना वार्ड में मरीज काफी दयनीय हालत में दिखाई रहे हैं। हालात भयानक हैं, विभत्स हैं। आज तीनों जज साहिबान के कमेंट सुनकर उनकी वेदना, उनका दर्द, उनकी तकलीफ सामने आ गई। जस्टिस अशोक भूषण ने तो कह दिया कि कोरोना मरीजों को अस्पताल में दाखिला लेने के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो इधर से उधर भागते हैं, और यह हाल जब है जब सरकारी हॉस्पिटल्स में ज्यादातर बेड्स खाली हैं। जस्टिस भूषण ने लिखा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी मरीजों को वार्ड मिले और वार्ड में मरीजों की देखभाल के लिए पूरा स्टाफ मौजूद हो। जस्टिस भूषण ने कहा, जिस तरह की मरीजों की तस्वीरें मीडिया में आई हैं, उन्हें देखकर कोर्ट को दुख हुआ है। जस्टिस कौल ने कहा, प्लीज दिल्ली के अस्पतालों में जाकर देखिए मरीजों की हालत क्या है। मरीजों के वार्ड में लाशें हैं, हमें जिंदा लोगों को भी फिक्र है। जस्टिस कौल ने कहा कि दिल्ली में तो हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, इतना ही नहीं, कोरोना की टेस्टिंग भी कम हो रही है, यह बात ठीक नहीं है। जस्टिस कौल के साथ जस्टिस एमआर शाह ने भी सख्त कमेंट किए। उन्होंने कहा कि मरीजों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ज्यादा बेड्स होने चाहिए, और राज्य की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई देती है। सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों की डेड बॉडीज को जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज गहरी नाराजगी जाहिर की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि वो किसी तरह से इस मामले में किसी सरकार या एजेंसी पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन केंद्र सरकार ने कोरोना के मरीजों की डेड बॉडीज को डिस्पोज ऑफ करने की गाइडलाइंस तैयार की हैं। काफी पहले सभी राज्यों को गाइडलाइंस भेजी जा चुकी हैं। इस पर अदालत ने कहा कि इंडिया टीवी पर जो दिखाया गया, उसमें जो तस्वीरें दिख रही हैं, वो सारी हकीकत बयां कर देती हैं। हमने देखा है कि गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा, न ही हॉस्पिटल में डेड बॉडीज को लेकर किसी तरह का कंसर्न, चिंता दिखाई देती है। यह बात सही है, यह दर्द मेरे दिल में भी है। जिस तरह के वीडियोस मैंने देखे, वीडियो में एलएनजेपी के वार्ड के जो हालात मैंने आपको दिखाए, उसके बाद मुझे यकीन था कि हॉस्पिटल वालों ने कोरोना पेशेंट की लाशों को डिस्पोज ऑफ करने की गाइडलाइंस पढ़ी ही नहीं होगी, उन्हें पता ही नहीं होगा, वो जानते नहीं होंगे कि शवों को कैसे रखना है, क्या कहा गया है। शायद इसीलिए
मरीजों की लाशें इधर उधर बिखरी हुई थी और जो लाशें बिस्तर के नीचे बिना कपड़ों के पड़ी थी, उन्हें देखकर कितना दर्द हुआ। जैसे इंसान की कोई कद्र नहीं है। मैं बता देता हूं कि गाइडलाइंस क्या कहती हैं। सबसे पहले कोरोना के मरीजों की डेड बॉडी को हैंडल करते वक्त कर्मचारियों को स्टैंडर्ड इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रैक्टिस का पालन करना है। स्टैंडर्ड प्रिवेंशन कंट्रोल, यह प्रैक्टिस क्या है? किसी व्यक्ति की मौत के बाद आधे घंटे के भीतर डेड बॉडी को वार्ड से क्लियर करना है। तुरंत परिवार वालों को मरीज की मौत की जानकारी देनी है। मरीज जिस बेड पर था, उसने जिस सामान का इस्तेमाल किया, उसे पीपी किट पहनकर पूरी तरह से डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। डेड बॉडी को 1% हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन से साफ करने के बाद लीक प्रूफ बैग में पैक करना है। मॉर्चरी में डेड बॉडी को कोल्ड चैम्बर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्टोर करना है। अंतिम संस्कार के वक्त परिवार वालों को अपने परिजन का चेहरा आखिरी बार देखने की अनुमति है और दूसरी जरूरी रस्में भी एहतियात के साथ पूरी की जा सकती हैं। सरकारी गाइडलाइंस में छोटी छोटी बातें क्लियर हैं, लेकिन हमने जो तस्वीरें देखी, आपको दिखाई, जो तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने देखी, उनमें इतनी एहतियात तो दूर, लाशों को उठाने वाला भी कोई नहीं है। कई कई घंटों तक ये लाशें वार्ड में पड़ी रहती थी, उन्हीं बेड्स पर जिनके आसपास जिंदा मरीज अपने इलाज का, अपनी देखभाल का इंतजार कर रहे होते थे। मैंने आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की पूरी डिटेल्स देखी, जजेस के कमेंट्स को नोट किया, ऑर्डर की कॉपी को पढ़ा और मैं एक बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इंडिया टीवी पर दिखाए गए एलएनजेपी हॉस्पिटल के वीडियोस को गौर से देखा था, एक एक बात को नोट किया था, मरीजों के, उनके परिवार वालों के दर्द को महसूस किया। आज 3 जजेस की बेंच ने जो ऑर्डर दिया, उसमें एलएनजेपी हॉस्पिटल में पड़ी लाशों के अलावा हॉस्पिटल के बेड्स पर लाशों के बीच बिस्तर पर बैठे जिंदा मरीजों की हालत पर भी कमेंट किया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने आज की बात में दिखाए गए वीडियोस का जिक्र करते हुए अपने ऑर्डर में लिखा कि मरीजों की देखभाल का कोई इंतजाम नहीं है, बेड्स पर न तो ऑक्सीजन का सपोर्ट दिख रहा है, मेडिकल इक्विपमेंट भी नहीं है, बाकी सब तो छोड़िए, पेशेंट के लिए, मरीजों के लिए सैलाइन ड्रिप तक नहीं है, उनकी देखभाल करने वाला कोई अटेंडेंट नहीं है। मरीज दर्द पे तड़प रहे थे, रो रहे थे, करा रहे थे, लेकिन उनको अटेंड करने वाला कोई नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा गया है कि यह दिल्ली के उस सरकारी हॉस्पिटल की हालत है जिसमें 2000 बेड्स की कैपेसिटी है। गवर्नमेंट कैब कहता है कि 11 जून तक एलएनजेपी हॉस्पिटल में 870 बेड ही ऑक्यूपाइड थे, जबकि सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में मिलाकर 5814 बेड थे, जिनमें से 2620 ऑक्यूपाइड है। यह लिखा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में। इतने सारे बेड खाली होने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, यह कहा सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल की हालत काफी खराब है। दिल्ली सरकार को कोविड पेशेंट्स के लिए न सिर्फ बेड्स की संख्या बढ़ानी चाहिए, बल्कि उनकी देखभाल के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ का भी इंतजाम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा, इंडिया टीवी ने जिस तरह मरीजों की हालत दिखाई, उन्हें कोई अटेंड करने वाला नहीं था, कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने वाला नहीं था। ये सारी तस्वीर देखकर अदालत को काफी दुख हुआ है, तकलीफ पहुंची है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि दिल्ली सरकार की ड्यूटी सिर्फ यह कहकर खत्म नहीं हो जाती कि उसने लोगों के लिए सरकारी हॉस्पिटल में 5814 बेड्स का इंतजाम कर लिया। यह काफी नहीं है। दिल्ली सरकार और उसके अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मरीजों को अस्पताल में अच्छा ट्रीटमेंट मिले, उनकी सही देखभाल हो, मरीजों को अटेंड करने के लिए स्टाफ भी हो। मैंने कल आपको दिखाया था कि किस तरह से सरकारी हॉस्पिटल में 15 मिनट की वीडियो में दूर दूर तक न कोई डॉक्टर नजर आया, न कोई नर्स नजर आई, न कोई अटेंडेंट नजर आया, पीपीई किट पहने कोई दूर दूर तक नजर नहीं आया।
जबकि जब हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में कैमरा भेजा तो वहां चारों तरफ डॉक्टर्स, नर्सेस, अटेंडेंट्स सब पीपी किट पहने हुए, कोई किसी को पहचान तो नहीं सकता था, लेकिन मरीजों को अटेंड करते तो दिखाई दिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि मरीजों की मौत के बाद भी कई दिनों तक उनके रिश्तेदारों को खबर नहीं दी जाती। आज एक ऐसा केस सामने आया है जिसकी मैं जानकारी आपको दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पहचाना, इस दर्द को, इस तकलीफ को महसूस किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मरीजों के रिलेटिव्स को बिना बताए मरीजों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। परिवार वाले कोरोना का शिकार हुए अपने घर के सदस्य की लाश भी नहीं देख पाते, उसका चेहरा भी नहीं देख पाते, अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाते। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के बेंच ने कहा ये सारे फैक्ट इस बात की तरफ साफ साफ इशारा करते हैं कि दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल और दूसरे राज्यों के अस्पतालों में भी मरीजों की हालत कितनी भयानक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार के साथ साथ महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात की सरकारों को नोटिस जारी कर दिया। जजेस ने एलएनजेपी हॉस्पिटल को अलग से नोटिस जारी किया, मरीजों की हालत पर जवाब मांगा। सरकार जवाब दे इससे पहले आज फिर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल गए। हमने जो दिखाया, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उसकी तस्दीक आज फिर हो गई। एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर एक मरीज के परिवार वाले इंडिया टीवी की टीम के पास आए। उन्होंने बताया, आपने जो वीडियो दिखाए थे उसमें हमारा भाई भी दिखा था और वो ठीक दिखाई दे रहा था, हॉस्पिटल के बेड पर बैठा था, लेकिन आज हॉस्पिटल ने उन्हें बताया कि उसकी मौत हो गई। लाशों के बीच बैठा एक नौजवान 36 घंटे के बाद खुद लाश बन गया। दिल दहलाने वाली खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज सुबह मुझे इस बात का संतोष था कि सुप्रीम कोर्ट ने आज की बात में दिखाई गई एलएनजेपी हॉस्पिटल के वार्ड्स की भयानक तस्वीरों को देखकर रिएक्ट किया, सख्त कमेंट किए, आदेश दिया। उम्मीद थी कि हालत अब तो सुधरेगी, शायद अब वार्ड्स में लाशें न दिखें, शायद अब एलएनजेपी में भर्ती मरीजों की हालत सुधर जाए, उन्हें ऑक्सीजन मिलने लगे, वक्त पर दवा मिले, खाना मिलने लगे, कोई अटेंड करे, उनकी कराह को सुने। लेकिन आज तो मैं गलत साबित हुआ। एलएनजेपी के वार्ड्स की खौफनाक तस्वीरें दिखाने के 36 घंटे बाद भी न तो सरकार ने कुछ किया, न हॉस्पिटल सुधरा। नतीजा यह हुआ कि आज उसी हॉस्पिटल में एक 23 साल के नौजवान की मौत हो गई। एलएनजेपी के डॉक्टर्स कह सकते हैं, वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट कह सकते हैं, कोरोना के कारण हजारों लोगों की जान जा रही है, इसमें नई बात क्या है। एक और लड़का मर गया तो कौन सी बड़ी बात है। अब तक तो इसी तरह रिएक्ट करते रहे हैं, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात है और शर्मनाक बात है। यह हमारे सिस्टम पर, हमारी सरकार पर, हमारे हॉस्पिटल पर, हमारी व्यवस्था पर काला धब्बा है। मैं कौन से शब्दों का इस्तेमाल करूं, किस शब्दों में पीड़ा जाहिर करूं, कि लफ्जों में सिस्टम को जिम्मेदार ठहराऊं, कह नहीं सकता। 23 साल के इस नौजवान को हमारे सिस्टम ने मार डाला, उसकी हत्या कर दी। मुझे इस लड़के की मौत की जब खबर मिली तो थोड़ी देर के लिए मैं सन्न रह गया। यकीन नहीं हुआ जो मैं सुन रहा हूं वो सच है, और अगर सच है तो सच्चाई इतनी कठोर, इतनी कड़वी कैसे हो सकती है। अब हुआ क्या, यह आपको बताता हूं। हमारी संवाददाता दीक्षा पांडे बहुत हिम्मती, बहुत जज्बे वाली रिपोर्टर है, बहुत संवेदना उनके अंदर है। एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर थी। इंडिया टीवी का माइक देखकर कुछ लोग उनके पास आए, बोले, मैडम आज की बात में एलएनजेपी के वार्ड का जो वीडियो आपने दिखाया था उसमें मेरा भाई भी था। बुधवार को और बृहस्पतिवार को जब यह वीडियो दिखाया था उस वक्त वो जिंदा दिखाई दे रहा था, लेकिन आज हम उसकी लाश लेने आए हैं। यह सब लाइव इंडिया टीवी पर देख रहा था। और जब मैं देख रहा था, ये शब्द कान में पड़ रहे तो मैं चौंक गया। एक बार ध्यान से एक बार उनकी बात फिर से सुनी। वो कह रहे थे, आज की बात में जो वीडियो दिखाया गया था उसमें मेरा भाई था,
मैंने तुरंत वो सारे वीडियो देखने शुरू किए। कम उम्र का लड़का दिखाई दिया था, वीडियो में बेड पर बैठा था, उस बेड के नीचे नंगी लाश पड़ी थी। उस बेड से कुछ ही दूरी पर एक बेड पर एक लड़का बैठा दिखाई दे रहा था। उसकी हालत खराब थी, लेकिन ऐसी नहीं थी कि इसकी सांसें अगले कुछ घंटों में थम जाएंगी। लेकिन मैंने वीडियो देखने के बाद कई बार कहा कि लाशों के बीच कोई कब तक मौत से लड़ेगा, कब तक हौसला रखेगा, कब तक जिंदा रहेगा। यह नौजवान भी दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सबसे अनुभवी डॉक्टर्स के बीच जिंदगी की जंग हार गया। लड़के का नाम राजेश सिंह रावत। राजेश के भाई जब अचानक दीक्षा के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाता हूं। आपको भी ये बात सुनकर रोना आ जाएगा। आप भी कहेंगे भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो, ऐसे हॉस्पिटल से तो भगवान बचाए, ये हॉस्पिटल ना होता तो बेहतर होता। ये वही शख्स हैं जो वीडियो हमने अपनी स्क्रीन पर दिखाया था। उस वीडियो में जो अंदर की तस्वीरें थी अस्पताल की, उनमें इनके भाई भी मौजूद थे। पूरी बात क्या है आप बताइए जरा। मेरा भाई जिसका नाम राजेश है, उसकी उम्र 23 साल है। पिछले महीने वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। पिछले महीने की 24 तारीख को हमने उसे इस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। ठीक है, लगातार वो 15-18 दिन तक यहाँ रहा। 4 दिन पहले हमारी उनसे जब बात हुई, उसने कहा कि मेरे को ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया गया है। तो बीच बीच में वो हमें बोलता कि कभी उसको दिन का खाना नहीं मिलता, कभी पानी नहीं मिलता। तो हमने किसी रिसोर्स के थ्रू उसको पानी भी दिलवाया, खाना भी दिलवाया। मगर कल से जब उसका फ़ोन लगातार नहीं मिल रहा था या बेल जारी थी, हमने यहाँ कॉल किया और इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। कई बार फ़ोन इंगेज रहता तो वो कहते पेशेंट ठीक है। मगर आज दोपहर में 2:30 बजे हमने दोबारा फ़ोन मिलाया और हमें ये जवाब आता है फ़ोन पे कि सुबह उसकी 10 बजे मौत हो चुकी है। तो हमने इनसे पूछा कि हमें आपने किसी तरह का कुछ बताया नहीं कि वो सीरियस है क्या है। उन्होंने कहा नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं पता, आप आके पता कर लीजिए। उसकी लाश जो है मॉर्चरी में है। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके भाई से अंतिम बातचीत कब हुई थी, क्या हुई थी बात? हमारी परसों रात को उससे बात हुई थी। उसने कहा था मुझे ऑक्सीजन दिया जा रहा है। उसके बाद वो खाने का वेट कर रहा था। उसके बाद हमारी उससे कोई बात नहीं हो पाई। कल पूरा दिन हम इंतजार करते रहे, उसका फ़ोन मिलाते रहे, फ़ोन नहीं मिला और फ़ोन में रिंग जाती रही। मगर आज हम कल से भी ट्राई कर रहे थे हॉस्पिटल में, फ़ोन नहीं जा रहा था। कई बार क्या होता था, हम फ़ोन मिलाते, वो हेलो बोल के साइड रख देते। हम लगातार ट्राई कर रहे थे। अब दोपहर को 2 बजे हमारी बात हुई तो सिस्टर ने फ़ोन उठाया और उन्होंने हमें बताया कि वो 10 बजे मर चुका है। हम तो ये उम्मीद करते कि कोई भी अपने घर वालों को यहाँ ना भेजे। हम हाथ जोड़ के, अगर वो घर पर रहता शायद बच जाता, मगर आज वो हमारी आंखों के सामने भी नहीं रहा। आपके भाई लंबे वक्त तक अस्पताल में रहे, क्या अंदर की सिचुएशन बताते थे, क्या हालात हैं अंदर, किस तरह का इलाज, क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है? अक्सर हमें ये कहता था कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। मेरे पास उसके व्हाट्सएप भी हैं, हम उससे पूछते थे। कहता यहाँ कोई बुरा हाल नहीं है, मैं यहाँ फंस गया हूँ। तो हम एक्चुअली हमारा छोटा घर होने के कारण हम उसको घर भी नहीं लेके आ पाए। हमने कहा कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। हमें नर्सों से यही आश्वासन मिलता रहा कि नहीं वो ठीक हो जाएगा, मगर वो हमेशा बताता रहा और ये हमारी गलती रही कि हमने उसको यहाँ छोड़ दिया। जब आप उनसे बातचीत करते थे, क्या कभी उन्होंने अपने आसपास की तस्वीरें बताई कि क्या उन्हें नज़र आ रहा है? क्योंकि अंदर की बात ये भी है कि वहाँ पर लाशों के बीच में जो है पेशेंट्स का इलाज चल रहा है। हाँ, उसने कुछ दिन पहले उसने हमें फ़ोन पे, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग पे और फोटो भेजी उसने कि यहाँ लोग मरे पड़े हैं और करा रहे हैं। उसकी बेड छोड़ के एक बुढ़िया थी, वो जो लेटी हुई थी, वो भी करा रही थी। और हम काफ़ी डर गए थे उसको देख के, और मगर हम यहाँ किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाए। हम बीच में आए मगर हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। तो आपने क्या डॉक्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? हमें डॉक्टर का कोई इंटीमेशन नहीं हुआ। हमें सिर्फ लैंडलाइन नंबर देके भेज दिया गया कि अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर वो जो आपको प्रोवाइड कराई गई थी, वो काम कर रही थी? वो कभी कभी फ़ोन लगता था उसमें और कभी यही कहते थे कि हाँ पेशेंट ठीक है, सो रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि राजेश के भाई की अपने भाई से बात क्यों नहीं हो पाई। मुझे पता चला है कि जब इंडिया टीवी पर एलएनजेपी हॉस्पिटल के वार्ड के भीतर की तस्वीरें दिखाई गई, उसके बाद वार्ड्स में मरीजों के मोबाइल ले लिए गए ताकि फिर कोई अपने मोबाइल में असलियत रिकॉर्ड करके इंडिया टीवी को न दे दे, ताकि फिर कोई हॉस्पिटल की बदइंतजामी को अपने कैमरे में कैद करके जनता के सामने न पहुंचा दे। इससे ज्यादा इंसानियत के खिलाफ जुर्म और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हॉस्पिटल में जो मरीज हैं उनका अपने परिवार वालों से एक ही कांटेक्ट होता है, वो भी फोन के थ्रू। और आप सुन रहे थे, इस मरीज के लिए पानी भी, खाना भी
उसका भाई कह रहा था, किसी तरह से इंतज़ाम कराते थे। किस इंतज़ाम कराते थे मतलब आप समझ सकते हैं? किसी को ब्राइब देके, किसी को पैसे देके, किसी के हाथ पर जोड़ के, किसी के आगे गिड़ा के हॉस्पिटल के वार्ड में खाना और पानी पहुंचाया जाता है। राजेश के भाई ने आज बताया कि परसों रात आखिरी बार बात हुई थी, अब कभी नहीं होगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई को इस तरह खो देगा। राजेश के भाई ने कहा कि उसके रिश्तेदारों ने उसे फोन करके बताया कि इंडिया टीवी पर एलएनजेपी का जो वीडियो दिखाया गया है उसमें लाशों के बीच तुम्हारा भाई बैठा दिखाई दिया। राजेश के भाई ने यूट्यूब से आज की बात की क्लिप डाउनलोड की, देखी। अपने भाई की हालत देखकर चिंता में पड़ा और परिवार ने उसे एलएनजेपी से निकालने का फैसला किया। लेकिन 1.5 दिन से फोन बंद था, अपने भाई से संपर्क नहीं हो पाया और जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वीडियो में 6 मिनट 18 सेकंड का जो वीडियो था, जो मैंने कल यूट्यूब में भी देखा और मैंने अपने रिश्तेदारों से सुना, उन्होंने फ़ोन करा कि टीवी में एलएनजेपी का हाल दिखाया जा रहा है, जहां हम आपको आपका भाई भी नज़र आएगा। फिर मैंने वो यूट्यूब से वीडियो देखा और उस क्लिप में मैंने देखा कि वो बेड पे बैठा हुआ है, उसके 2 बेड छोड़ के एक बंदा जो नग्न अवस्था में वहाँ मरा पड़ा है। उस तरह के हालात देखे जब हमारे घर में रोंगटे खराब हो गए, तो अब आप समझ सकते हैं कि उसका क्या हाल रहा होगा। शायद वो किस चीज़ से मरा, हम भी बहुत अचंभित है इस चीज़ को लेकर। आपका भाई अस्पताल की लापरवाही का शिकार हो गया। बिल्कुल अस्पताल की लापरवाही का हम वही कह रहे हैं कि अगर वो हमारे साथ घर पे होता तो शायद आज जिंदा होता। 23 साल का जवान लड़का, इस तरह की मौत हो रही है उसकी। हम अब करना चाह रहे थे, आज हम बात करके इंतजाम कहा यहाँ से ले जाएंगे उसको। हम नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पर, क्योंकि हालत देख के परसों हमने वीडियो देखा, उसमें हम बहुत घबरा गए थे। हमने आज उसको सोचा था निकाल लेंगे यहाँ से, बट सुबह से इनको ट्राई कर रहे हैं, सुबह से फ़ोन नहीं मिल रहा है इनका। तो टाइम अभी 2 बजे फ़ोन मिला तो उन्होंने ऐसा कह दिया तो एक्सपायर कर गए। हमें बड़ा शौक हो गया मैडम, इसलिए अभी आए हैं यहाँ पर। अगर आपके पास वो जो वीडियो क्लिप जिस हिस्से में आपने अपने भाई को देखा था, आप प्लीज स्क्रीन पर उसे दिखाइए। ये यहाँ पर वो तस्वीर दिखा रहे हैं, जो आपके ये जो हमारी स्क्रीन पर दिखाया गया था, ये इनके ही भाई हैं। परसों बैठा हुआ है, हमारी परसों आखिरी बार इनसे बात हुई है जी। और आज हमें बताया गया है कि ये मर चुके हैं सुबह 10 बजे। हमको अस्पताल की तरफ से कोई फ़ोन नहीं आया और हमें इस चीज़ का अफसोस है कि हमने सरकार के इतने बड़े बड़े दावों पे विश्वास करा कि हमने अपने भाई को यहाँ एडमिट करवाया। इससे अच्छा तो हम घर पे रखते, शायद वो हमारे साथ स्वस्थ होता और अपने कार्य पे लगा हुआ होता। हम तो एक्चुअली सर आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं मतलब केजरीवाल जी को, दिल्ली सरकार के चीफ हैं, कि कम से कम यहाँ मरीजों को मरने के लिए छोड़ा जाए। अगर वो बेचारा दुनिया में तो खाना खिला रहे हैं केजरीवाल जी, अगर यहाँ पेशेंट को खाना खिलाया ना, शायद बच जाता होगा हमारा लड़का। आज 23 साल का बच्चा यहाँ पर खत्म हो गया, हमें इसका बड़ा अफसोस है। और उन्होंने साथ यही कहता था कि मामा जी यहाँ खाना नहीं मिल रहा है। हमने कहीं और सोच से खाना भिजवाया, पानी भिजवाया, बट वहाँ तक पहुँचा नहीं उसके यहाँ तक। डॉक्टर साहब मेरी कल बात हुई थी उसके बारे में, तो कह ठीक है जी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका इलाज चल रहा है, बताएंगे आपको, ठीक है। बिना बात फ़ोन काट देते हैं, बात नहीं करते ज़्यादा वो लोग। नहीं पहुँच पाता जी खाना, उसके बाद नहीं पहुँचा, क्योंकि मैंने कहा उसको फ़ोन तो व्हाट्सएप में लिखा खाना नहीं मिला। हाँ जी, खाना नहीं मिला। फिर मेरे डॉक्टर साहब से बात हुई, हम उसको निकालना चाह रहे थे यहाँ से, हमने कहा और ले जाएंगे, बट आज सडनली ऐसी खबर मिल गई। कल तो बिल्कुल सही था, परसों तक 10 तारीख की मेरे से बात हुई है 10 बजे तक। मैंने कहा ठीक हूँ, ऐसे ये कहा मुझे बढ़िया, बट आज अचानक शौक हो गया हमें कि ऐसे कैसे हो गया। क्या उन्हें यहाँ पर प्रॉपर्ली इलाज मिल रहा था जिसकी उनकी ज़रूरत थी? अगर हम इलाज की बात करी जाए तो यहाँ क्या उसको दूसरे अस्पताल में भी इलाज नहीं मिला। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से पहले हम उसका इलाज दिल्ली के दिलशाद गार्डन जो बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ करा रहे थे। वहाँ हमने 10 चक्कर काटे और हर बार डॉक्टर हमें यही कह के भेज देते कि इसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, आप घर ले जाइए। मेरे पास वो सारे पर्चे आज भी रखे हुए हैं जहां हम बार बार गुजारिश करते रहे कि आप इसका टेस्ट कर लीजिए, इसका बुखार नहीं जा रहा है 25 दिनों से, खांसी है, कमजोरी हो गई है, पर वो हमें बार बार घर भेज देते। 18 तारीख को आखिरी बार पिछले महीने हम जीटीबी हॉस्पिटल गए जहां उन्होंने हमें घर भेजा और 22 तारीख को हमने इसका कोरोना टेस्ट कराया, वहाँ वो पॉजिटिव पाया गया। शायद अगर ये कोरोना टेस्ट पहले हो जाता तो शायद आज उसकी जान बच जाती। आप सोचिए कि एक आदमी जो हॉस्पिटल के भीतर है, जिससे कोई संपर्क नहीं कर सकता, उसके परिवार वाले इस बात के लिए तड़प रहे हैं कि उसे खाना और पानी पहुंचा दें। कोई परिवार वाला ये कहे कि मेरा परिवार का व्यक्ति, मेरा मरीज हॉस्पिटल में सेफ नहीं है, घर पे होता तो शायद बच जाता। मैंने दुनिया में पहली बार इस तरह की बातें सुनी है। हम किसी मरीज को हॉस्पिटल में इसलिए भेजते हैं कि हॉस्पिटल में वो बच जाएगा, घर होगा तो उसके मरने का खतरा है। बात उल्टी है।
और एक और बात आपको बताऊं, 10 तारीख को हमने एलएनजेपी हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर की तस्वीरें दिखाई थी और 11 तारीख को सुबह जब हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से सुशांत बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जो मरीज ठीक हैं, हर एक के पास मोबाइल होता है, वो वीडियो बना लेते हैं, बता देते हैं, थोड़ी देर की बात होती है, लेकिन इससे इतनी गड़बड़ हो जाती है। उस समय मेरे दिमाग में बात कौंधी थी, ये कई मरीजों के फ़ोन वापस ना ले लें। और मुझे शक है जिस तरह से ये राजेश को संपर्क नहीं कर पाए 10 तारीख के बाद, 11 तारीख को और 12 तारीख को, उससे बिल्कुल साफ है कि हॉस्पिटल वालों ने अब मरीजों के पास में फ़ोन रहने से हटा दिए हैं। उनके पास अब मोबाइल फ़ोन नहीं है ताकि कोई तस्वीर ना खींच सके। मैं आपको एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर की एक और तस्वीर दिखाता हूं। राजेश के परिवार वालों को तो यह पता लग गया था कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यहां कुछ ऐसे परिवार दिखे जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके परिजन हॉस्पिटल में जिंदा हैं या उनकी मौत हो चुकी है। आज सुबह 4:30 बजे भारती नाम की एक लड़की ने अपनी मां को एलएनजेपी में एडमिट कराया। कोरोना के सिम्टम्स थे इसलिए हॉस्पिटल ने एडमिट कर लिया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद जब बेटी मां को सामान देने के लिए पहुंची तो हॉस्पिटल ने बताया सामान की जरूरत नहीं है, मां तो मर चुकी है। भारती खबर सुनकर बदहवास हो गई। ये परिवार दिल्ली के विनोद नगर का रहने वाला है। भारती ने बताया जब वो लोग मां की लाश लेने मॉर्चरी पहुंचे तो मॉर्चरी में मौजूद कर्मचारी ने बताया उनके पास भारती की मां की डेड बॉडी नहीं है। अब इस परिवार को यह नहीं पता कि मरीज जिंदा है या नहीं, मां जिंदा है या मर गई। हॉस्पिटल में नर्स बता रही है मां मर चुकी है, लाश मॉर्चरी से ले लो। मॉर्चरी वाला कह रहा है कि उसके पास मां की लाश नहीं आई। अब ये बताने वाला कोई नहीं कि मां जिंदा है या मर चुकी। अगर मौत हो गई तो मां की डेड बॉडी कहां है? जरा सोचिए, बेटी की रात कितनी भारी कटेगी। अब परिवार वाले कल सुबह 9 बजे दोबारा मॉर्चरी आएंगे, ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि मां की लाश मॉर्चरी में है या नहीं, वो जिंदा है या नहीं। इससे ज्यादा दुख और तकलीफ की बात क्या हो सकती है? नहीं बताया, मैं मामा वापस ले आई मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी ने बात की है मुझसे, मैंने सही छोड़ के तब पता लगा। भैया पता नहीं कब खत्म हुई होगी। 4:30 बजे एडमिट कराया। मेरी मम्मी बोल रही थी, बैठी हुई थी, सिर्फ ऑक्सीजन पे थी। इन्होंने बताया भी नहीं। 12 बजे मेरी मम्मी की डेथ हो गई। अभी हम धक्के खा रहे तब हमें पता चल रहा है। मैं मम्मी को ला दो, वो सही थी, वो एकदम सही थी। उनकी मदद से अंतिम बातचीत क्या हुई बताएंगे? वो मेरे से कह रही थी मेरा सामान लेके आ जा बस, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मम्मी को ला दो प्लीज, ला दो प्लीज, प्लीज कोई मेरी मम्मी को ला दो, वो सही थी। प्लीज प्लीज ला दो, कोई ला दो प्लीज। मेरी मम्मी एकदम सही थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था उन्हें। आपकी मदर को क्या कोरोना पॉजिटिव? नहीं था उन्हें कुछ भी, सिर्फ शुगर था। रात को थोड़ी सी बस सांस लेने में बताइए ना। 60 नहीं, उन्हें कुछ नहीं था। मेरे को मेरी मम्मी चाहिए। क्या इस बेटी की चीख, इसकी रोना भूल पाएंगे? कितनी तकलीफ होती है सुनकर। वो बार बार कह रही कि मेरी मां ठीक थी। 2 घंटे के अंदर, ये तो सामान लेने गई थी उसका। इससे पहले राजेश का भाई कह रहा था कि अगर अपने भाई को घर ले आते तो शायद वो बच जाता। और परसों एक और बेटी की बात हमने सुनी थी जो कह रही थी कि अगर मेरी मां हॉस्पिटल में ना होती तो बच जाती। एक बच्ची ने कहा कि मेरे पिता कहते थे कि मुझे यहां से निकाल लो, मैं मर जाऊंगा। और उसको दुख है कि वो अपने पिता को वहां से नहीं निकाल पाई। भाई को दुख है वो राजेश को नहीं निकाल पाया। इस बच्ची का रोना यह है कि उसकी मां तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, वो तो उसका सामान लेने गई थी। जिस जगह पर इंसानियत मर जाए उस जगह से इंसानों को बचाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है?
जिन लोगों का जमीर मर गया, जिनका दिल पत्थर का है, उनसे रहम की, सेवा की, देखभाल की उम्मीद कैसे करें? राजेश की मौत के बाद एलएनजेपी के बारे में इससे ज्यादा और क्या कहा जाए? कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाएं? जिन लोगों को इंसानों की मौत से फर्क न पड़े, जिनके सामने नंगी लाशें पड़ी हो, लाशों के बीच बेसुध इंसान पड़े हो, करा रहे हो, तड़प रहे हो, कुछ जिंदा इंसान हो, उनका दिल न पसीजे, उसके बाद भी वो कुछ न करें, तो फिर ऐसे लोगों से, ऐसे सिस्टम से इंसानों को बचाने की उम्मीद लगाना मुश्किल है, गलत है। हमने गलती की, समाज ने गलती की, इन लोगों पर भरोसा किया, इस मौत के कारागार को हॉस्पिटल समझा और इसकी सजा आज मरीज भुगत रहे। अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जज साहिबान के कड़े कमेंट्स पर दिल्ली सरकार ने एक बयान जारी किया है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस बयान में कहा गया कि कल एलएनजेपी हॉस्पिटल में एनएचआरसी की टीम गई थी और टीम ने हॉस्पिटल के हालात पर, इंतजामात पर संतोष जाहिर किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं, उनकी टिप्पणी को सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। दिल्ली सरकार हालात से निपटने की पूरी कोशिश कर रही है। अगर कोई कमी सामने आती है तो उसे दूर किया जाएगा। दिल्ली सरकार एक बयान जारी करके पल्ला झाड़ सकती है, लेकिन दिल्ली सरकार को, एलएनजेपी हॉस्पिटल को सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देना पड़ेगा और उनके जवाब से सुप्रीम कोर्ट कितना संतुष्ट होता है, उनके तर्क पर कितना यकीन होता है, यह 17 जून को क्लियर हो जाएगा जब इस मामले की सुनवाई होगी। लेकिन इस देश की जनता को भी जवाब देना पड़ेगा। अदालत में तो कानून की बातें होंगी, सिस्टम की बात होगी, लेकिन देश की जनता भावनाओं की बात करती है, आंसुओं की बात करती है, तकलीफ की बात करती है, और जिसे जनता की आह लगती है उसे कोई नहीं बचा सकता। मैं जानता हूं कि हालात बहुत खराब हैं। मैं जानता हूं कोरोना से हर तरफ मौत का मातम है। शमशानों में चिता की आग बुझ नहीं रही। एक साथ 40-40, 50-50 लाशों को जलाया जा रहा है। जहां अंतिम संस्कार होना है वहां लाइनें लगी हैं। पंजाबी बाग शमशान की तस्वीरें देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आज हिम्मत करके ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। मैं आपको दिल्ली के शमशानों की डराने वाली, रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें दिखाऊं, इससे पहले आपको बता दूं कि कोरोना फुल स्पीड से बढ़ रहा है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,956 नए केसेस आए हैं। 24 घंटे में 396 लोग की मौत हुई है। देश में कोरोना के मरीजों की तादाद 3 लाख के आंकड़े को छूने वाली है। दिल्ली सरकार का आंकड़ा कहता है कि दिल्ली में अब तक कोरोना के 34,687 पेशेंट मिले हैं। 1,085 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि दिल्ली में कितनी मौतें हुई, इसको लेकर अब कंफ्यूजन पैदा हो गया, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक कोरोना से दिल्ली में 2,098 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली नगर निगम का दावा है कि उसकी फिगर्स शमशान और कब्रिस्तान में पहुंची कोरोना के मरीजों की लाशों के हैं। लेकिन अगर शमशानों का हाल देखेंगे तो 1,000 और 2,000 का आंकड़ा कम लगेगा, क्योंकि यहां डबल शिफ्ट में काम हो रहा है। शमशान में एक चिता की आग ठंडी नहीं होती और दूसरी लाश पहुंच जाती है। एक साथ 50-50 लाशों को जलाया जा रहा है और ये हमारे संवाददाताओं ने अपनी आंखों से देखा। पंजाबी बाग के शमशान की तस्वीरें देखकर तो यकीन ही नहीं हुआ, ये हो क्या रहा है, ये क्या हालत है। कोरोना के मरीजों की चिताएं जल रही हैं। दर्जनों लाशों का एक साथ अंतिम संस्कार हो रहा है। हैरानी की बात यह कि इस तरह का अंतिम संस्कार करने के बाद भी लाशें इंतजार में हैं। परिवार के लोगों को अपने नंबर के लिए वेट करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा के मुताबिक अब शमशान घाटों की कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है और नए शमशान घाट खोजे जा रहे हैं। ये पंजाबी बाग का शमशान घाट है और यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से लगातार 50 से अधिक जो लोगों की मौत हो रही है कोविड की वजह से, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक जो सोशल मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे डेड बॉडी एक साथ जलाई जा रही हैं, दर्जनों चिताएं जल रही हैं, उसमें सच्चाई है। अगर 12 तारीख की बात करें तो एक दिन पहले ही 11 तारीख को ही ये कंफर्मेशन दे दी गई थी
कि 50 डेड बॉडी आज यहाँ पे आएगी जिनका अंतिम संस्कार होना है। वहीं 11 जून को यहाँ पे 65 डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हुआ था, जिसमें से 58 कंफर्म कोविड के केस थे और 7 सस्पेक्टेड। अगर 10 जून की बात करें तो 16 सस्पेक्टेड केस और 49 जो है वो कंफर्म केस, उनका अंतिम संस्कार यहाँ पे हुआ था। हालात ये है कि इस शमशान घाट पे 2 शिफ्ट में जो तमाम लोग हैं वो काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी परेशानी ये आ रही है कि जो जितनी डेड बॉडी यहाँ पे आ रही है उस हिसाब से अगर अंतिम संस्कार किया जाए तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से मुश्किल हो रहा है, इसलिए कि अंतिम संस्कार के एक दिन बाद लोग अवशेष लेने के लिए आते हैं यहाँ पे और उसको विसर्जन करते हैं। इसलिए जो कैपेसिटी है उससे आधी डेड बॉडी को जलाते हैं यहाँ पे और उसके बाद जो रिमेनिंग है उसके लिए अलग से दिल्ली में शमशान घाट का इंतजाम किया जा रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंडिया टीवी के संवाददाताओं को शमशान घाट में जाकर ये रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी कि एक साथ कितनी लाशें जल रही हैं। भास्कर मिश्रा के लिए, पवन नारा के लिए ये मुश्किल काम है, लेकिन मैं इन रिपोर्टर्स की तारीफ करना चाहूँगा। बड़ी हिम्मत से, बड़े जज्बे के साथ खबर आप तक पहुँचाने के लिए ये हर तरह की जगहों पर पहुँच रहे हैं, खतरा उठा कर जा रहे हैं। पंजाबी बाग के शमशान घाट में भास्कर थे, निगमबोध घाट में पवन नारा थे। यहां उन्होंने देखा कि लाशों के अंतिम संस्कार के लिए यहां भी नंबर लगा हुआ है। निगमबोध घाट पर एक एक गाड़ी में 6-6 लाशें आ रही थी। पवन नारा की दिल दहलाने वाली रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। दिल्ली में 2 बड़े शमशान घाट हैं। पंजाबी बाग में शमशान घाट का क्या हाल है, कैसे लाशों की लाइन लगी है, ये मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको निगमबोध घाट का हाल दिखाता हूं। इस शमशान घाट पर भी आजकल बहुत प्रेशर है। निगमबोध घाट में सीएनजी और लकड़ी दोनों तरीकों से शवों को जलाया जाता है। सीएनजी क्रेमेटोरियम को सिर्फ कोविड से मरने वालों के लिए रिजर्व रखा गया है। इसमें आजकल एक दिन में 18 से 21 लाशों का अंतिम संस्कार हो रहा है और अगर शवों की संख्या ज़्यादा होती है तो फिर उन्हें लकड़ियों की चिता में जलाया जाता है। अब जब सीएनजी शवदाह पूरी तरह से बुकिंग चल रही है, अब लकड़ियों के जरिए भी कोरोना पॉजिटिव का अंतिम संस्कार हो रहा है। इस वक्त जो ये ब्लॉक है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 जो हैं शव, उनका अंतिम संस्कार हो रहा है और सामने एक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है और एक बॉडी पीछे एम्बुलेंस में आ चुकी है। यानी लगातार यहाँ शवदाह गृह पर कोविड पॉजिटिव लोगों की पार्थिव शरीर पहुँच रहे हैं और लगातार यहाँ इंतजामात करके अंतिम संस्कार करवाया जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो अंतिम संस्कार के लिए परिवार वालों के अलावा जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं वो प्रॉपर पीपीई किट में तैनात हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो सबका कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया जाता है। ये ब्लॉक वो ब्लॉक है जो सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। सर, एक दिन में अंतिम संस्कार कितने होते हैं सीएनजी में? सीएनजी में 18 या 21। 18 या 21। अगर टाइम से सुबह बॉडी आए तो 21 हो जाते हैं, नहीं तो 18 होता है। 3 भट्टी है हमारे पास, हर 1.5 से 2 घंटे लगते हैं एक क्रिमेशन में। तो कोरोना के इसमें कितने मामले होते हैं इस 20 में से? सर, कोरोना के आते हैं सीएनजी में। सीएनजी कोरोना के, इसलिए और कोई सी बॉडी सीएनजी में नहीं लग रही है आजकल, कोरोना की लग रही है, चाहे वो पॉजिटिव हो या सस्पेक्टेड हो। तो कितने दिन की वेटिंग चल रही है? वेटिंग नहीं चल रही सर, आज की है ना 18 मेरे पास बुकिंग है शाम तक की, वेटिंग नहीं है। हाँ, इसके बाद कोई आएगा तो वो अगले दिन इंतजार करेगा। ये लकड़ी में करना चाहे लकड़ी में कर लेगा। अच्छा, लकड़ी में करना चाहेगा। जिस वक्त पवन नारा निगमबोध घाट शमशान में मौजूद थे उस समय वहाँ एक एम्बुलेंस आई। एक एम्बुलेंस में 4-4 लाशें थी, एक के ऊपर एक शव रखे गए थे। लाशों को इस तरह लाना नियमों के खिलाफ है, लेकिन कर्मचारी क्या करें, मजबूर हैं। एम्बुलेंस कम है, मरने वालों की संख्या ज़्यादा। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक साथ 4 शवों को एक एम्बुलेंस में लाया गया है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन हम ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं कि किसी को
यहाँ ह्यूमन राइट्स के तहत अंतिम संस्कार के लिए भी इस तरह से 4-4 बॉडीज़ को एक साथ लाया जा रहा है और ये यहाँ की स्थिति है। मदद मांगी जा रही है, एक के ऊपर एक 4 शव रखे गए हैं। ये एलएनजेपी अस्पताल इस तरीके से शवों को भेज रहा है जो किसी भी तरीके से मानवीय तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बॉडीज़ इनका अंतिम संस्कार होना है, ना कि ये किसी डिस्पोजल के लिए दी जा रही हैं। और इस तरह अंतिम संस्कार के लिए सिर्फ एक एम्बुलेंस में 4 पार्थिव शरीर लाए गए हैं। इन बॉडीज़ को पैक करके लाया गया है और अब ऐसे ले जाया जा रहा है। अंतिम संस्कार से पहले एक बार चेहरा ज़रूर दिखाया जाता है, लेकिन एक साथ 4 बॉडीज़ अपने आप में हमारे लिए इस तस्वीर पर भरोसा कर पाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ निगम बोध घाट पर यही हकीकत है। ये शादीपुर से हैं जिनका देहांत हुआ। शादीपुर से हैं। तो जब डेड बॉडी दी गई तो क्या कोई दिक्कत परेशानी हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो क्या आपको बताया गया था कि एक एम्बुलेंस में 4 शव लेकर जाए जा रहे हैं? नहीं, ये नहीं बताया गया। ये नहीं बताया गया। आपको क्या कहा गया था? कुछ भी नहीं कहा गया था, बस कहा था कि निगम बोध घाट पहुँचो आप। अच्छा, आपको कहा गया कि आप निगम बोध घाट पहुंचे, आपको बॉडी वहीं मिल जाएगी। हाँ। क्या आपने वहाँ फैमिली ने किसी ने आइडेंटिफाई की वहाँ पे बॉडी? हाँ, बॉडी आइडेंटिफाई। और अब आपको एक बात बताऊं, आप भी चौंक जाएंगे। निगम बोध घाट पर सबसे ज़्यादा डेड बॉडीज, सबसे ज़्यादा लाशें एलएनजेपी हॉस्पिटल से लाई जा रही हैं। जिन लोगों के किसी परिवार वाले की मौत हुई, जो उनके अंतिम संस्कार के लिए इंतजार कर रहे थे, पवन नारा से इन लोगों ने कहा बड़ी गलती हो गई, एलएनजेपी न जाते तो निगम बोध घाट न आना पड़ता। रोज के आज मेरे सामने वहाँ से 30 बॉडियां निकली हैं और ये दिखाते हैं कि 2 मरे 4 मरे, जब एक हॉस्पिटल के जो मेरे सामने 30 बॉडियां निकली हैं तो पूरे दिन में कितने लोग आ रहे होंगे वहाँ से। आज हम अंतिम संस्कार के लिए इसलिए पहुंचे ताकि एक सच्ची पिक्चर आ सके। हमने एलएनजेपी की भी दिखाई थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इतना बुरा हाल है वहाँ, मतलब ऐसा है कि बंदा अगर जाएगा ना तो जिंदा वापस नहीं आएगा। मेरे पिताजी थे और सही सलामत थे, बिल्कुल चल के गए, सही थे। और वहाँ उनकी फोटो हमने किसी तरह से निकलवाई है और फोटो में उनकी ऐसी हालत कर दी कि मतलब उनको जान के मारा जैसे बंदे को। एलएनजेपी हॉस्पिटल का कितना बुरा हाल है आप अंदाजा लगा सकते हैं। हॉस्पिटल के वार्ड के भीतर की खबर लें, हॉस्पिटल के बाहर खड़े लोगों से बात करें या फिर शमशान घाट में बात करें, सबके ज़बान पर एक ही नाम है एलएनजेपी हॉस्पिटल। वहाँ से लाशें निकलती हैं। जहाँ तक दिल्ली में मौत का सवाल है, दिल्ली की सरकार कह रही है कि दिल्ली में कोरोना से 1000 मौतें हुई हैं। दिल्ली नगर निगम का दावा है कि कोरोना से 2000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। मेरा कहना है कि ये बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए कि कितने लोग मरे। अगर एक भी इंसान की मौत हुई है वो दुख की बात है। एक भी मरीज को अगर दवा न मिले, एक भी मरीज को इलाज के लिए बेड न मिले, तो ये सिस्टम की नाकामी है। अगर लोग ये कहें कि हॉस्पिटल जाने से बेहतर है घर में रहो, घर में बच जाओगे, हॉस्पिटल गए तो मरना तय है, इससे दर्दनाक स्थिति और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए मैं आज सारे राजनीतिक दलों से एक निवेदन करना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो दर्द शेयर किया, जो तकलीफ सामने रखी, उसके बारे में एक बार सोचें। सारा फोकस इस बात पर लगाएं कि कोरोना के मरीजों को राहत कैसे दी जा सकती है। आपसी लड़ाई झगड़े छोड़कर कोरोना से लड़ने के लिए सब एक हो जाएं, ये देश की जरूरत है। ये आपसी बहस बाद में हो जाएगी। ये वन अपमैनशिप दिखाने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश, तर्क में हराने की कोशिश भी कुछ दिन बाद हो सकती है। यह बयानबाजी कुछ देर इंतजार कर सकती है, लेकिन कोरोना के खौफ से डरे हुए इस देश को थोड़े सुकून की, थोड़ी हिम्मत की जरूरत है, थोड़े विश्वास की जरूरत है। और यह विश्वास तब पैदा हो सकता है जब सारे राजनीतिक दल एक हो जाएं, आपसी झगड़े कुछ वक्त के लिए भूलकर कोरोना से जंग लड़ें, वरना हम कोरोना से नहीं जीत पाएंगे।